नीलगिरी पर्वत के पास ही एक समुद्र था। वहाँ भूरा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था और वो नमक चुनकर बेचने का काम किया करता था। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो ला 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 ला। भूरा हमेशा की तरह समुद्र के तट पर नमक बिनने चला गया। नमक बिनकर उसे छानकर वो उसे छोटे छोटे दामों में बेचा करता था। बताओ लंबरदार भाई, कितने में खरीदोगे आज मेरा नमक? जितने में रोज खरीदता हूँ उससे 10 आने कम, और कल से शायद और दाम गिर जाए। अगर दाम हमेशा कम होते रहेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? घर पर मेरा एक बच्चा भी है जो छोटा सा है। थोड़े तो पैसे आप बढ़ाइए। भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो सब ऊपर वाले कर्मचारी करते हैं, हमें उन्हें भी पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। आपके पास कोई और काम है तो आप मुझे दे दीजिए ना। मेरे पास कोई काम होता तो मैं नहीं कर लेता। पूरे दिन नमक में रह रहकर मैं भी परेशान हूँ। भूरा पहले से ही नमक ज्यादा दामों पर न बेचने के कारण बहुत परेशान था। उतने में ही वहाँ पर एक चौकीदार आया और उससे कहने लगा, ऐसे छुप छुप कर मत भागो, मैंने तुम्हें मुंह छुपाते हुए देख लिया है। अरे नहीं साहब, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो अपना पसीना पोंछ रहा था। आप खामखा चिंता कर रहे हैं। सीधे काम की बात करता हूँ, हफ्ता निकालो, हफ्ता। हाँ ये लीजिए पूरे 500 रुपए। भूरा ने उस दिन जितने भी पैसे कमाए थे सारे ही उस चौकीदार को दे दिए और बचे हुए 100 रुपए के खाने का कुछ राशन ले लिया और घर चला गया। आप ये जो रत्ती भर का खाना लेकर आए हैं, इससे किसका पेट भरेगा? और बेतुके काम करना बंद कर दीजिए आप और चलिए आप मेरे मायके, मैं आपको वहाँ कोई ना कोई नौकरी दिलवा दूंगी। जो लाया है खा लो भाग्यवान। मुझे पता है तुम्हारे ससुराल में कैसे लोग हैं और उनका क्या कहना है। उस दिन न्योता में बुलाकर भंडारे में घुसा दिया, कह दिया खाना खा लो। ये भी कोई बात हुई भला? भट्टी में जाइए आप, मुझे क्या, मैं तो बस अपने जज्बात बता रही थी आपको। उसी रात जंगल के कुछ डाकू उस गांव में आ गए जो कि शहर से हीरे चुरा कर लाए थे और वो समुद्र के पास एक झाड़ी के पीछे छुप गए। इन हीरो को हमें कहीं छुपाना होगा वरना हमें पुलिस पकड़ लेगी। जी सरदार, पुलिस वालों के डंडे बहुत जोर से लगते हैं, लेकिन हम इन हीरो को छुपाएंगे कहाँ? आप सब फिक्र ना करें, सामने ही नमक का ढेर लगा हुआ है। इन हीरो को नमक की ढेर में डाल देते हैं। वैसे भी छोटे छोटे हीरे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सरदार और उसके चेलों ने छोटे छोटे हीरो के टुकड़े नमक में मिला दिए और वो लोग पुलिस से डरकर भाग गए। अगले दिन जब भूरा नमक इकट्ठा करने उस जगह पर पहुंचा तो उसकी आंखों में उनकी चमक पड़ी। ये ढेर कुछ अजीब सा लग रहा है। इतना उत्पात किसने मचा दिया यहाँ? सब बिखरा है। भूरा वहाँ जाकर नमक चुनने लगा बाजार में बेचने के लिए। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए छोटे से टुकड़े पर गई। ये चमकता हुआ नमक, ये कैसा नमक है? बहुत तेज चमक रहा है। ये हीरा तो नहीं है? भूरा उस हीरे के एक टुकड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जोहरी के पास जाकर उस टुकड़े को उसे दिखाता है। मूलचंद जी, ये बताइए ये हीरे कितने में लेंगे आप, और ये हीरा है कितने का? होश में तो हो, नमक बेचने की जगह सूंघने भी लगे हो तुम तो। हीरा, और वो भी तुम्हारे पास। ये देखिए तो सही। भूरा मूलचंद को हीरे दिखा देता है, जिसे देखकर मूलचंद जोहरी भौचक्का रह जाता है और कहता है, ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? इस छोटे से हीरे की कीमत पूरे 1 लाख है। तुम्हें ये किसने दिया? वो सब आप छोड़िए ना और बताइए कि हीरे खरीदेंगे या नहीं, वरना मैं कहीं और जाऊँ। तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर अभी आया, बस कहीं बेचना नहीं। मूलचंद ने भूरा को पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। भूरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कई सारे गहने, कपड़े और कई सालों तक का घर का राशन लेकर वो अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये देखो, इतने सारे पैसे आ गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सपना है। कहीं आप चोरी वोरी तो नहीं करने लग गए जी?
कहीं आपने डकैती का काम तो नहीं शुरू कर दिया? कहाँ से आए आपके पास इतने सारे पैसे? तब जाकर भूरा अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है और तब रेशमा कहती है, अरे पगलू, एक हीरे के अगर 1 लाख मिल गए तो सोचिए अगर हमारे पास सारे हीरे हुए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन और हीरे हम लाएंगे कहाँ से? हमें उसी ढेर के पास चलकर देखना चाहिए। रेशमा और भूरा उस हीरे के नमक यानी कि समुद्र के तट पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर नमक में से हीरे ढूंढने लगते हैं और उन्हें कई सारे हीरे मिल जाते हैं। उतने में ही वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं जिनकी कैद में वो डाकू रहते हैं। बताओ तुम्हारा सरदार कौन है? बताओ कौन है तुम्हारा सरदार? ये खड़ा है ना आपके सामने, भूरा है हमारा सरदार। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे भूरा भाई, झूठ क्यों बोलना? अब हमारा भांडा फूट चुका है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप भूरा के घर चलकर देख लीजिए और उसके हाथ में अब भी हीरे हैं। उतने में ही वहाँ पर एक हवलदार आया और कहने लगा, जी इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच है। भूरा के घर में सोने के गहने और कई सारे बेशकीमती सामान मिले हैं। हवलदार की इतनी बात सुनते ही पुलिस ने भूरा और रेशमा को कैद खाने में कैद कर लिया और उन्हें वहाँ डाकुओं के साथ बंद कर दिया। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है? दूसरों का इल्जाम हम पर लग रहा है। आखिर हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता न करो, मैं कुछ करता हूँ। इन डाकुओं ने ऐसा छल हमारे साथ क्यों किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्हें दुखी देखकर डाकुओं का चेला बोला, लगता है तुम अब तक समझ नहीं पाए। हमने साजिश करके तुम्हें यहाँ फंसा दिया है। हमारा सरदार बनकर तुम यहाँ पर उम्र भर कैद रहोगे और हम कुछ महीनों में ही छूटकर यहाँ से चले जाएंगे। बड़ा बेवकूफ है ये। भूरा उन डाकुओं के कैद में आकर फंस गया था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उतने में ही उस जेल के दीवार के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद हुआ और उसमें से एक भूत निकल कर आया जो आकर कहने लगा, ये इंसान पता नहीं जेल में रोते क्यों हैं। मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ। इसकी समस्या का परिणाम मैं दिखा दूंगा। और वो भूत जाकर भूरा से बात करने लगा। उस भूत को देखकर भूरा और रेशमा दोनों बेहद डर गए। भूत, भूत, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ वरना सब आ जाएंगे। मैं इसी जेल का भूत हूँ। कई साल पहले मुझे यही सजा मिली थी, तब से मैं बेगुनाहों को यहाँ से मुक्त कर देता हूँ। चलो, कम से कम एक भूत तो है जिसे हम बेगुनाह लगे। कैसे मुक्त करोगे तुम? तुम दोनों को ही उस जेल में रखे हुए पानी पर ये हल्दी लगा देनी है। ये जादुई हल्दी है जिसे पीकर सारे पुलिस वाले सारा माजरा समझ जाएंगे और तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। उस मटके पर हम हल्दी कैसे लगाएं? हम अंदर कैद हैं। आप लगा दीजिए ना। भूरा की बात सुनकर भूत ने मटके की पानी पर हल्दी लगा दिए और जब पुलिस वालों ने हल्दी वाला पानी पिया तो उन्हें सारी सच्चाई नजर आ गई। उन्हें सच का पता चल गया। तुम बाइज्जत बरी किए जाते हो। इन डाकुओं को सजा मिलेगी। हमें माफ करना। रेशमा और भूरा दोनों ही अपने घर चले गए और दोनों मायूस हो गए। तब उनकी नजर उनके घर पर पड़ी। उनके घर पर रखे हुए नमक चमक रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये नमक चमक क्यों रहा है? अरे, ये तो हीरे के नमक है। ये कैसे हुआ? ये तो नामुमकिन है। ये सब जरूर उस जेल वाले भूत की शक्ति का कमाल है। उसने हमारी जिंदगी बदल दी। और क्या था, भूरे के घर में रखे हुए नमक हीरे के बन गए थे। भूरा उसे बेचकर बहुत बड़ा धनवान आदमी बन गया। हीरे के नमक बेचने से उसका कारोबार धमाकेदार चलने लगा और उन पैसों से भूरा लोगों की मदद करने लगा और अपना जीवन सुखी सुखी बिताने लगा। मुथु एक गरीब था जो साइकिल पर घूम घूम कर कॉफी बेचा करता था। मुथु का ये व्यापार नया था। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी, एक कॉफी देना। मुथु की कॉफी ग्राहकों को कुछ खास पसंद नहीं आती थी। अरे रवि भैया, कॉफी पियोगे? नहीं नहीं मुथु,
अभी घर पर कॉफी पिया है। ठीक है भैया। मुथ्थू थोड़ा दूर ही गया था कि रवि के साथ वाला आदमी उससे बोलने लगा। भाई तू तो बोल रहा था कि चाय या कॉफी मिल जाए बस, तो कॉफी क्यों नहीं लिए? अरे यार, इसके हाथ की कॉफी इतनी बकवास होती है ना कि क्या बोलूं। तू एक बार पिएगा ना तो जिंदगी भर कॉफी नहीं पिएगा। ग्राहकों की ये बात मुथ्थू को बुरी लग रही थी। मुथ्थू बहुत कोशिश करता था अच्छी कॉफी बनाने की, पर उससे कभी अच्छी कॉफी बनती ही नहीं थी। वो निराश होकर घर गया। वीना, अच्छी कॉफी बनाने का क्या तरीका है? माप, सही मापों से सही कॉफी बनती है। मैं कितना भी सही माप इस्तेमाल करूं, मेरी कॉफी ग्राहकों को अच्छी ही नहीं लगती। जिसको अच्छी कॉफी दूं, वो बोलता है कि कड़क कॉफी चाहिए, और जिसे कड़क कॉफी दूं, उसे वो भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी कॉफी कैसे बनाऊं जो सारे ग्राहक को अच्छी लगे? अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे यकीन है आप खुद ही सही कॉफी बनाना सीख लेंगे। उम्मीद तो यही है, देखते हैं। मुथ्थू निराश था। उस रात तेज बरसात शुरू हो गई और सुबह तक बादल बरसते रहे। अगली सुबह मुथ्थू अपनी साइकिल लेकर निकल रहा था। वीना, मेरी साइकिल का छाता निकाल दो। हाँ, वीना छाता लेकर आई। इसमें तो छेद है, लगता है चूहों ने छेद कर दिया है। कोई नहीं, काम तो चल ही जाएगा। मुथ्थू ने वो बड़ा छाता साइकिल के ऊपर लगा दिया और मुथ्थू साइकिल लेकर निकल गया। बाहर बरसात हो रही थी। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, कॉफी 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 कॉफी। बरसात के कारण रास्ते पर कम लोग थे। बस स्टॉप के पास जाता हूँ, वहाँ कोई न कोई मेरी कॉफी पी ही लेगा। मुथ्थू बस स्टॉप पहुँचा तो वहाँ कई लोग छाता लेकर खड़े थे। कॉफी 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 कॉफी, कॉफी कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। तभी उसे वहाँ रवि दिखा। रवि को बारिश से ठंड लग रही थी। इतनी ठंडी में कॉफी ही पी लेता हूँ। इसकी कॉफी का स्वाद तो अच्छा नहीं होता, पर कम से कम गर्म होती है। अरे भाई, एक कॉफी देना। मुथ्थू ने बहुत खुश होकर रवि के लिए एक कॉफी बनाई और तभी उसके छाते से एक बूंद पानी उस कप में टपका। रवि ने वो कॉफी चखी। अरे वाह वाह वाह, क्या कॉफी बनाई है मुथ्थू। इतनी अच्छी कॉफी मैंने जिंदगी में नहीं पी। सच्ची? हाँ सच्ची, बस मजा आ गया। रवि ने बड़े चाव से वो कॉफी पी। मुथ्थू, एक और कप कॉफी दे दो। हाँ भाई। मुथ्थू ने उसे एक और कप कॉफी दी। आसपास खड़े और कई ग्राहक कॉफी पीने चले आए। मुझे भी एक कॉफी देना। मुझे भी दो भाई। मैं भी तो देखता हूँ तुम्हारी कॉफी में ऐसा क्या है। हाँ हाँ, सबको देता हूँ। मुथ्थू एक एक करके सारे ग्राहकों को कॉफी देने लगा। हर एक की कॉफी में छाते से एक बूंद का पानी टपका और ग्राहकों को कॉफी बहुत अच्छी लगने लगी। वाह भाई, कमाल है। ऐसी कॉफी कहीं नहीं पी। हाँ हाँ बिल्कुल। सभी को कॉफी का स्वाद बहुत भा रहा था। मुथ्थू चौंक गया। आज तक किसी को मेरी कॉफी पसंद नहीं आई। अचानक ये चमत्कार क्या हो गया? जो भी हो, आज तो मेरी चांदी है, चांदी। मुथ्थू की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी और उसकी कमाई बढ़ रही थी। आज बस स्टॉप पर ही उसके 120 कप कॉफी बिकी और उसका सारा सामान खत्म हो गया। उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने घर लौटा। वीना, वीना, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? आज ग्राहकों को मेरी कॉफी इतनी पसंद आई कि धड़ाधड़ सब बिक गई। एक ही घंटे में 120 कॉफी बिकी है। अरे वाह! अरे पता है, हर ग्राहक को मेरी कॉफी पसंद आ रही थी। किसी किसी ने तो एक से ज्यादा कॉफी पी और सब तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा था ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा है।
वीना भी हैरान थी कि ये सब अचानक कैसे हुआ, पर वो खुश थी। अगले दिन भी बरसात थी। मुत्तू अपने फटे हुए छाते के नीचे कॉफी बेच रहा था। छाते से कुछ पानी की बूंदें कॉफी में गिर रही थी। बहुत बेहतरीन कॉफी है ये। धन्यवाद। आज भी मुत्तू की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी। मुत्तू की अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। आज तीसरा दिन था और बरसात थम गई। मुत्तू ने छाता बंद कर लिया। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, एक कॉफी देना। आज जब इस ग्राहक ने कॉफी चखी तो उसने कॉफी थूक दी। छी 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 छी, कितनी बेकार कॉफी बनी है। तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाते थे, अचानक ये क्या कर दिया भाई? ये बात सुनकर मुत्तू हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरे ग्राहकों को भी कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर अचानक बरसात शुरू हुई और मुत्तू ने छाता खोल लिया। कुछ देर बाद उसके पास एक ग्राहक आई। एक कॉफी देना। मुत्तू ने उसे कॉफी दी। वाह मुत्तू भैया, बहुत ही अच्छी कॉफी है। मुत्तू चौंक गया। अब तक तो लोगों को कॉफी अच्छी नहीं लग रही थी, अब ऐसा क्या बदल गया? खैर, उसके बाद भी जो ग्राहक आए सबको कॉफी अच्छी लगी और एक बार फिर धड़ाधड़ कॉफी बिकने लगी। मुत्तू घर पहुंचा और उसने ये अजीब घटना अपनी पत्नी को बताई। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कुछ तो अलग किया होगा ना? बस एक ही बात अलग थी, बरसात। पहले जब मैंने कॉफी बनाई तब बरसात नहीं थी, पर फिर जब मैंने कॉफी बनाई तो बरसात थी। ऐसा? चलिए आजमाते हैं। आप घर के अंदर कॉफी बनाइए। मुत्तू ने वीना के लिए कॉफी बनाई और उसे दे दी। वीना ने वो कॉफी चखी और थूक दी। छी छी छी, ये कितनी बुरी कॉफी है। आपके ग्राहकों को ऐसी कॉफी कैसे पसंद आती है? पता नहीं। अब एक काम कीजिए, बरसात में कॉफी बनाइए। मुत्तू ने बरसात में छाते के नीचे कॉफी बनाई और ये कॉफी वीना को अच्छी लगी। ये कमाल है, लगता है इस छाते में ही कुछ है। इस छाते के नीचे कॉफी कमाल बनती है। ये चमत्कारी छाता है। मुत्तू और वीना समझ गए कि ये कमाल छाते का ही है। उस दिन से मुत्तू रोज चमत्कारी छाते के नीचे ही कॉफी बनाया करता था और उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। काशीपुर नाम के गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर बस झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार भी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था। उसकी पत्नी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के पानी से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में निकम्मे बैठे हो। पत्नी की बात सुनकर श्यामलाल चौंक गया। तालाब के पानी से पैसे? ऐसे कैसे? तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी थी। वो लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सवारी करा रहा था और ढेर सारे पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, मूर्ख था मैं, जो दिन भर बेकार बैठा तुमसे झगड़ा करता फिरता। अब मैं इस गांव से पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल नाव में बैठकर लोगों को तालाब घुमाने ले गया और श्यामलाल फटी आंखों से देखता रह गया। रामलाल से उसे जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे बड़ा आदमी बनता है। श्यामलाल एक बाबा की कुटिया में गया और वहाँ से जादुई भस्म ले आया। रात के अंधेरे में उसने वो भस्म तालाब के पानी में घोल दिया। भस्म पानी में घुलते ही तालाब का पानी उबलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब तू इस पानी में नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते तालाब की खबर पूरे गांव में फैल गई और तालाब के किनारे भीड़ इकट्ठा हुई। तालाब का उबलता पानी देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सवारी? पागल है क्या?
नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकौड़ी की तरह तल जाएंगे। हमें नहीं करनी कोई सवारी। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ दिन बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था कि उसकी पत्नी आई और बोली, क्या निकम्मे बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा गांव है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय बेचो। श्यामलाल तुरंत सेठ के पास गया और बोला, सेठ, मुझे 1 ट्रक शक्कर, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी मोटी मात्रा में माल, क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक शक्कर, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे पहुंच गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय उबलने लगी। इलायची की सुगंध सारे गांव में फैल गई और लोग तालाब के पास इकट्ठा होकर अजूबा देखने लगे। चाय ले लो, चाय, चाय ले लो, चाय, इलायची वाली चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। श्यामलाल का तगड़ा बिजनेस हो गया। इधर रामलाल ने गांव में पाइप और नल की फिटिंग की दुकान खोली थी, वो उसी में बिजी था। एक रात नल फिटिंग करने रामलाल दूसरे गांव जा रहा था, तभी रास्ते में उसे कुटिया वाला बाबा मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? भस्म ले गया था तालाब में डालने और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने को बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के धंधे में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा धंधा चौपट किया, अब मैं भी देखता हूँ चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल तालाब से चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और मोटी कमाई कर रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ी है, फोकट में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, पर हमें चाय निकाल कर देगा कौन? देखो तो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप और नल का बिजनेस शुरू किया है। चाय के तालाब में पाइपलाइन करके सीधे तुम्हारे घर नल लगवा दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी चाहे उतनी चाय पीना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल परेशान हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? जैसे को तैसा। तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस प्रकार श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर घर चाय पहुंचाई और कर्जदार बना श्यामलाल गांव छोड़कर भाग गया। महाराष्ट्र में बसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर समय सूखा पड़ा रहता था, इसीलिए पानी आसानी से उपलब्ध नहीं था। गांव के घरों में सरकारी टंकियां लगी हुई थी, जिनमें सुबह शाम निश्चित समय के लिए ही पानी आता था। माँ, देखना जरा, बाल्टियां टब सब खाली है। बराबर वाला सोनू आज फिर हमारे पानी से नहाकर भाग गया। तू सोनू के घर पर कपड़े लेकर जा, वो हमारा पानी खर्च कर गया तो उसका पानी खर्च करके आना। पड़ोसी के घर कपड़े धोना चाहिए, धोना आए या ना आए, लेकिन धोना चाहिए। प्रियंका,
अपने कपड़े हमारी टंकी पर क्यों धो रही हो? हाय राम, तुमने तो आधा पानी खर्च भी कर दिया। ओह गौरी बुआ, मैंने कपड़े धो लिए तो हाय राम, और सोनू जो आए दिन हमारी टंकी पर नहाकर चला जाता है, उसका क्या? सोनू नौकरी पर जाता है, तुम्हारी तरह खाली नहीं है, और नहाने में ज्यादा से ज्यादा आधा बाल्टी पानी खर्च होता होगा। आधी बाल्टी पानी खर्च होता तो कोई परेशानी नहीं थी। तुम्हारा लड़का सारी बाल्टियां और टब खाली कर देता है। लो, बेटी के पीछे अब माँ भी लड़ने आ गई। प्रियंका और सोनू के परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। पानी के पीछे अक्सर उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। प्रियंका के पिता नहीं थे। दोनों माँ बेटी दिए, मटके और मिट्टी के बर्तन बनाकर खर्चा चलाती थी। सुनिए जी, किसी तरह से ये माँ बेटी की इस गांव से छुट्टी करा दीजिए, फिर बराबर वाला घर भी हमारा हो जाएगा और हम बड़ी जगह में रह पाएंगे। तो सोनू की प्रियंका से शादी करवा देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहाँ हमारा सोनू इतना पढ़ा लिखा और कहाँ वो प्रियंका 5वीं पास। वो हमारे सोनू के लायक नहीं है। और वैसे भी मैं तो अपने सोनू की शादी किसी अमीर घर में करूँगी। हमें बस उनका घर चाहिए। कुछ ऐसी चाल चलिए कि ये माँ बेटी गांव छोड़कर ही चले जाएं। ये तो बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक दिन गौरी प्रियंका के घर गई। प्रियंका, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ माल पहुँचाने बाजार गई है। ये लो खीस, मेरे मायके से आया है, बहुत ज्यादा आ गया है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा तुम्हारे घर दे दूं। ये बात ठीक है कि हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर हो तो तुम हमारी पड़ोसी ही ना। अगले दिन सुबह सुबह प्रियंका और उसकी माँ की आंख अपने घर के बाहर हो रहे शोर से खुलती है। प्रियंका, हमारे घर के आगे इतना शोर क्यों हो रहा है? दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सोनू की माँ गांव वालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, गांव वालों, अब हमारे गांव में चोरियां भी होने लगी। मैं अभी कुछ दिन पहले ही सोने के कंगन बनवा कर लाई थी और वो इस प्रियंका और उसकी माँ ने चुरा लिए। किन कंगनों की बात कर रही हो? हमने तुम्हारी कोई कंगन नहीं चुराए। तो ठीक है, हमें अपने घर की तलाशी ले लेने दो। हाँ हाँ, पूरे घर की तलाशी शौक से लो, हमें कोई डर नहीं है। गांव वाले प्रियंका के घर की तलाशी लेते हैं। गौरी बिस्तर के नीचे से कंगन निकाल लेती है। ये देखो गांव वालों, ये रहे कंगन। अब तो कुछ भी कहना बाकी नहीं रह गया। हम चोरों को गांव में नहीं रख सकते। हाँ हाँ, ठीक कहा भाई, इन्हें गांव से बाहर निकालो। सारे गांव वाले मिलकर प्रियंका और उसकी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, जीतू मामा के यहाँ चलते हैं। प्रियंका और उसकी माँ गर्मी में पैदल चलने लगे। माँ, वो देखो एक टंकी। चलो उसी से पानी पीते हैं। प्रियंका ने जब टंकी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टंकी से तरल सोना निकल रहा था। हाय राम, गांव वाले तो इस टंकी को खराब समझते थे, लेकिन इसमें से तो सोना निकल रहा है। माँ, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर अपना घर बना लेंगे। टंकी से निकले सोने की सहायता से प्रियंका और उसकी माँ एक बड़ा घर बना लेते हैं और पूरी शान और शौकत से रहने लगते हैं। प्रियंका की अमीरी की बात पूरे बसंतपुर में फैल गई। सुनिए जी, हम प्रियंका की माँ से जाकर माफी मांग लेते हैं।
हम अपने सोनू की शादी प्रियंका से कर देते हैं। फिर उनकी जादुई टंकी, बड़ा मकान सब हमारे हो जाएंगे। पीछे जो कुछ भी हुआ हम उसे भूलकर आपसे माफी मांगने आए हैं। प्रियंका और सोनू साथ साथ ही बड़े हुए हैं, एक साथ खेले कूदे हैं। क्यों ना उनका विवाह कर दिया जाए। विवाह की बात तुम्हें उस समय याद क्यों नहीं आई जब हम गरीब थे? पहले हम तुम्हारे लायक नहीं थे और अब तुम लोग हमारे लायक नहीं हो। निकल लो यहाँ से। अमीरी का इतना घमंड, सोना देने वाली टंकी पर इसका घमंड टिका हुआ है। उस टंकी की पाइपलाइन कहीं से तो आती होगी, उसे तोड़ डालूंगी। फिर देखती हूँ किस चीज पर घमंड करेगी। एक रात गौरी अपने पति के साथ प्रियंका के घर के पीछे वाले जंगल में जाती है। वो और उसका पति खुदाई करना शुरू करते हैं। ये रही टंकी की पाइपलाइन। गौरी कुल्हाड़ी से पूरी पाइपलाइन तोड़ फोड़कर अपने घर लौट जाती है। अगले दिन पूरे गांव में हाहाकार मच गया। इतना शोर क्यों हो रहा है? लगता है कल रात हमने जो पाइपलाइन तोड़ी थी वो सोने वाली टंकी की पाइपलाइन नहीं बल्कि गांव में आ रहे पानी की पाइपलाइन थी। गांव में पुलिस आती है और पानी के पाइपलाइन तोड़े जाने की जांच करती है। गौरी और उसका पति पकड़े जाते हैं। उन्हें पानी के पाइपलाइन तोड़ने के जुर्म में जेल हो जाती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दुष्ट लोग दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। रानीगंज नाम का एक गांव था जहां मजदूर लक्ष्मीकांत रहता था। वैसे तो लक्ष्मीकांत का परिवार बहुत भोला भाला और साधारण था, लेकिन लक्ष्मीकांत बड़ा ही चतुर और गुणवान था। लक्ष्मीकांत एक ठेकेदार के पास मजदूरी किया करता था। क्यों जी, आप आज किस तरफ जा रहे हैं? आपके साथ साइकिल में बिठाकर मुझे भी उसी तरफ ले चलिए ना। मम्मी मम्मी, मैं भी साइकिल में बैठूंगी। काश तुम्हारे पिताजी उतने लायक होते कि हम दोनों को साइकिल पर बिठाकर घुमाते। तो आप ही मुझे घुमा दीजिए ना। माँ बच्ची दोनों की बहस चल रही थी कि लक्ष्मीकांत उससे कहने लगा, अच्छा बाबा ठीक है, तुम दोनों को मैं घुमा लाऊंगा, लेकिन कल। आज मुझे काम के लिए देरी हो रही है ना, तो कल। लक्ष्मीकांत अपनी पत्नी और अपनी बच्ची कोमल की बहुत देखभाल किया करता था। काम के समय काम और पारिवारिक समय वो परिवार को पूरा समय देने की कोशिश किया करता था। लक्ष्मीकांत, तुम मेरे यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हो। अन्य मजदूरों की तरह तुम कामचोर और आलसी नहीं हो, तुम मेहनती हो। इसीलिए मैं अब तुमसे मजदूरी बंद करवाकर बस रेत लाने और उन्हीं की देखभाल करने का काम करवाना चाहता हूँ। जी, जैसा आप कहें मालिक। मैं मजदूरी कर करके बहुत थक गया था। अगर ऐसा आप कर दें तब तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। और तो और तुम्हें पैसे भी ज्यादा दूंगा। ठेकेदार ने अपने जेब से एक पर्चा निकाला और लक्ष्मीकांत को कहने लगा, इस पर्चे में एक पता लिखा है, वहाँ हमें 10 ट्रैक्टर रेत पहुँचानी है। क्या ये काम तुम कर पाओगे? ये भी कोई बोलने की बात है? मैं ये काम जरूर करूँगा। लक्ष्मीकांत उस पर्चे को लिए जंगल के तालाब की तरफ बढ़ चला। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं मैं फंस ना जाऊं इन सब चक्करों में। इस तरह से जंगल में आना और यहाँ से रेत ले जाना मुझ पर भारी ना पड़ जाए। लक्ष्मीकांत तालाब के किनारे पर पड़ी रेती को मजदूरों से भरवाने लगता है और उनसे कहता है, तुम सब तब तक रेत को ट्रैक्टर में भरो, मैं जरा तालाब के ठंडे पानी में नहा कर आता हूँ। जी मालिक, आप ऐसा ही कीजिए। आपके आने से पहले हम सब तैयार रखेंगे। लक्ष्मीकांत तालाब में चला जाता है और वहाँ आराम से पानी में नहाने लगता है। उतने में ही उसके पैरों से एक बोतल टकराती है। उस बोतल को चमकता हुआ देखकर लक्ष्मीकांत कहता है,
ये बोतल चमक कैसे रही है? लगता है कि लोगों ने इसमें जुगनू भरकर उसे तालाब में फेंक दिया है। लक्ष्मीकांत उस बोतल को उठाता है और उसे जुगनू समझकर उसे खोल देता है। जैसे ही बोतल का ढक्कन खुलता है, उसमें से एक भूत बाहर बड़ी तेजी से निकलता है और लक्ष्मीकांत पर हमला कर देता है। कहीं तुम उस तांत्रिक के आदमी तो नहीं हो ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस बोतल से भूत निकलता देखकर लक्ष्मीकांत की मानो आंखें फटी की फटी रह जाती है। भूत! भूत! ये कैसे हो सकता है? और कौन सा तांत्रिक? मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो यहाँ बस रेत लेने आया हूँ। लक्ष्मीकांत के इतना कहते ही वो भूत उसे छोड़ देता है और उससे कहता है, माफ करना भाई साहब, मुझे गलतफहमी हो गई, लेकिन तुमने मुझे आजाद किया है। मांगो, जो मांगना है मांगो। तुम इस दशा में आए कैसे? आखिर माजरा क्या है? तब बहुत सारी बातें लक्ष्मीकांत को विस्तार से बताते हुए वो कहता है, ये बात कई साल पहले की है, एक मायावी काला जादू करने वाले तांत्रिक की। तुम्हें अगर शक्तिशाली बनना है, तुम्हारी ताकतों को और अधिक बढ़ाना है, तो तुम इस घेरे में आकर खड़े हो जाओ और देखना बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। क्या सच? मुझे मेरी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके भूत लोक का सबसे बड़ा भूत बनना है। तांत्रिक ने अपने लालच की वजह से उस भूत को घेरे में खड़ा कर लिया और उस पर काला जादू मंत्र तंत्र करने लगा और उसके ऊपर राख फेंकने लगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, पगड़ बोल। अपनी आंखें बंद रखना। ये विधि पूरी होते ही तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। मंत्र पढ़ते ही तांत्रिक ने उसे धोखे से अपनी बोतल में कैद कर लिया। उस बोतल में भूत बहुत छोटा सा दिख रहा था और भूत उस बोतल में कैद हो गया। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं अंदर कैसे आ गया? ये तो धोखा है। कृपा करके बाहर निकालो। लेकिन तुम इस तालाब में आए कैसे? मुझे उस तांत्रिक ने इस तालाब में कैद करके रखा था। काले जादू की सामग्री लाने वो पहाड़ियों पर गया था और तुमने मुझे आज रिहा किया। इसीलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। कैसी भेंट? भूत लक्ष्मीकांत को एक बड़े से रेत के टीले के पास लेकर जाता है, जो रेत का टीला तालाब से हटकर होता है। लक्ष्मीकांत वहाँ जाकर देखता है कि पूरी रेत चमक रही है। रेत के अंदर हीरे ही हीरे हैं। हीरे की रेत? ये चमकते हुए हीरे असली हैं? बिल्कुल असली है और सब हीरो की रेत तुम्हारी है। क्या सच? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लक्ष्मीकांत उन हीरो की रेत की मदद से रातों रात बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। पूरे शहर और जिले में सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वो हीरो की रेत से अपना बड़ा सा घर बनवाता है और कई सारी जमीनें भी खरीद लेता है। देखा भाग्यवान, मेहनत और अच्छे कर्म ने आज इतना अच्छा बना दिया। भूत भाई की वजह से हमारे पास आज सब कुछ है, हर एक चीज जो हमें चाहिए थी। वैसे आखिरी बार आप उनसे कब मिले थे? उस अच्छे भूत से आज मैं मिलने जा रहा हूँ। अब वो हर तरह से आजाद है। एक तरफ भूत और लक्ष्मीकांत आजाद घूम रहे थे, दूसरी तरफ उस तांत्रिक को हीरो की रेत और लक्ष्मीकांत के बारे में पता चल गया और उसे ये पता चल गया कि उसका कैद किया हुआ भूत अब आजाद हो चुका है। इन दोनों का कुछ करना होगा। ये मुझसे चालाकी कैसे कर सकते हैं? वो तांत्रिक उस भूत को ढूंढने लगता है और देखता है कि एक बगीचे में भूत और लक्ष्मीकांत बातें कर रहे थे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर तुम ना होते तो मैं आज भी मजदूरी ही कर रहा होता। धन्यवाद, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। ये भी कोई कहने की बात है? तुमने मुझे उस तांत्रिक के चंगुल से आजाद किया, इसीलिए मैंने तुम्हें एक भेंट दी।
उन दोनों को बात करता हुआ देख तांत्रिक भूत और लक्ष्मीकांत के सामने जाकर कहता है, बड़ा एक दूसरे का साथ निभाया जा रहा है, मुझे भूल गए। उस तांत्रिक को वहाँ देखकर लक्ष्मीकांत बहुत डर जाता है। तब भूत कहता है, डरो मत लक्ष्मीकांत, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है तुम मेरे ताकत को भूल गए हो। याद दिलाऊं क्या? तुमने मुझे धोखा देकर कैद किया था, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भूत की बात सुनते ही तांत्रिक ने अपने कमंडल में से राख निकाली और भूत के ऊपर फेंक दिया, जिससे बचते हुए भूत वहाँ से कूद गया। लक्ष्मीकांत ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा था। अब मेरी बारी। उस भूत ने अपनी शक्तियों से तांत्रिक को रस्सी से बांधकर वो कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भूत तांत्रिक को अच्छा सबक सिखाता है। उसके बाद वो तांत्रिक उस भूत और लक्ष्मीकांत को परेशान नहीं करता। लक्ष्मीकांत अपनी बच्ची को बड़े स्कूल में पढ़ाता है और अपने परिवार के साथ उन हीरो की रेत की मदद से खुशी खुशी रहने लगता है और रेती का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। एक बार रामपुर नाम का गांव था। वहाँ पर किशन अपनी बेटी नीता के साथ रहता था। किशन के दोनों पैर खराब हो चुके हैं। उसके पास अपना कोई घर नहीं था। एक पेड़ के सहारे से तिरपाल लगाकर उसी के नीचे इस्त्री करते हुए जीवन जी रहे थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है और उनका तिरपाल उड़ जाता है और फिर पिताजी, सारे कपड़े गीले हो गए और हमारे ऊपर से जो छत थी वो भी उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? बेटी, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। जिसके नसीब में जितना दुख होता है वो उसे झेलना पड़ता है, और अगर उसके नसीब में खुशियां हैं तो वो भी उसे मिलकर ही रहती हैं। अब चुप हो जाओ और ये कपड़े दे आओ और पैसे भी मांग लेना, वरना आज भी भूखा सोना पड़ेगा। नीता गीले कपड़े लेके जाती है और लोगों के कपड़े उन्हें देती है और पैसे मांगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता है। सब उसे भगा देते हैं। नीता रोते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, अब बस माही मैडम के कपड़े रह गए हैं, शायद वो कपड़े लेने के बाद मुझे पैसे दे दें। नीता के पड़ोस में ही एक माही नाम की औरत होती है। वो रोज उनसे कपड़े इस्त्री करवाती और टाइम पे पैसे भी नहीं देती। नीता कपड़े लेके वहाँ पहुँचती है। कपड़े नीता के ऊपर फेंकते हुए कहती है, ले जाओ ये कपड़े और दोबारा धो के सुखाकर और प्रेस करके लाना। मैडम, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो? एक तो सारे कपड़े गीले कर दिए और पैसे भी चाहिए। अरे जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। नीता रोते हुए जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? किसी ने पैसे नहीं दिए, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब पिताजी से क्या कहूँगी? हे भगवान, अब तू ही मदद कर हमारी। नीता कुछ देर वहीं बैठी रहती है और वहाँ रखे रेत से एक छोटा सा घर बनाकर कहती है, भगवान ने सच में तो घर दिया नहीं, तो रेत का ही घर बना लेती हूँ। तभी नीता की नजर नदी के बाहर एक मछली पर पड़ती है। मछली तड़प रही थी। नीता उसे उठाकर वापस पानी में डाल देती है। तभी एक रोशनी चमकती है और सामने एक परी खड़ी होती है। बेटी, तुमने मेरी मदद कर मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। मैं एक परी थी, श्राप के कारण मैं मछली बन गई थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए। परी ने नीता को वहाँ रेत का घर बनाते हुए देख लिया था। परी उस रेत के घर को विशाल जादुई रेत के घर में बदल देती है और वो घर बहुत मजबूत कर देती है और नीता से कहती है, नीता, ये जादुई घर है, इससे तुम जो मांगोगी सब तुम्हें मिल जाएगा और ये हवा में उड़ भी सकता है। इसमें रखा सामान भी जादुई हो जाएगा, पर याद रखना, हमेशा दूसरों के लिए मांगना।
ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। नीता उस विशाल जादुई रेत के घर को आदेश देती है, मुझे उड़ाकर हमारे पुराने घर पर ले चलो। गांव के सभी लोग उड़ते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। पिताजी आश्चर्य से उस घर को देखते ही रह जाते हैं और तभी उसमें से नीता बाहर निकलती है। किशन उसे देखता है और पूछता है, ये इतना बड़ा रेत का घर कहाँ से आया तुम्हारे पास, और ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है? नीता उस विशाल रेत के जादुई घर और उस परी के बारे में अपने पिताजी को सब बताती है। सारी बातें सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों बिना किसी लालच के मेहनत से अपना इस्त्री का काम शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों कपड़े लेने किसी के घर नहीं जाते थे, बल्कि घर को ही उड़ाकर अपने साथ ले जाते थे। धीरे धीरे दोनों का काम बढ़ जाता है। सभी लोग उनसे ही कपड़े प्रेस करवाते हैं। और एक दिन, पिताजी मैं बहुत खुश हूँ, अब सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे गांव के लोग भी हमसे इस्त्री करवाने आते हैं। बेटा खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमें इस तरह बिना घमंड के काम करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। किशन और नीता दोनों अपना इस्त्री का काम कर रहे थे। तभी कोई गांव वाला दरवाजे पर आता है और उनसे मदद मांगता है। बात क्या है? हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? किशन भाई, मेरी पत्नी पेट से है, उसका अंतिम महीना चल रहा है। उसे लेके पुल पार करके डॉक्टर के यहाँ जाना है, पर गांव वालों ने पुल का रास्ता बंद कर रखा है। अब मैं उसे कैसे लेके जाऊँ डॉक्टर के यहाँ? वहाँ खड़ी नीता ये सब सुन रही थी और वो कहती है, काका तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों उड़कर पुल के पास जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी और नीता उस गाड़ी को जादुई घर से बांध देती है और जादुई रेत का घर उन्हें उड़ाकर अस्पताल ले जाता है। काका अब तुम जाओ और गांव लौटकर खुशखबरी सुनाना। ये बात गांव में सबको पता चल जाती है कि कैसे उस जादुई रेत के घर की मदद से नीता और किशन ने गांव वाले की मदद की। सभी लोग उन दोनों को बहुत मान सम्मान देने लगते हैं। एक दिन उसकी मालकिन माही, जो कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर गई थी, जब वो आती है तो उस घर के बारे में सुनती है। बस इन दोनों की तारीफें सुन रही हूँ, अब तो मेरे कान पक गए हैं। इन दोनों को मजा चखाती हूँ मैं। उसके बाद माही चोरी से उस रेत के विशाल जादुई घर में जाती है और वहाँ रखे कपड़ों को प्रेस से जलाने की कोशिश करती है, परंतु सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। प्रेस उसी को जलाने के पीछे पड़ जाता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नीता और किशन दोनों आ जाते हैं और प्रेस को रुकने का आदेश देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया और आज भी ईर्ष्या से तुम्हारे सारे कपड़े जलाने आई थी, पर तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें सताना चाहिए। वैसे भी मेरे पिताजी कहते हैं, हमारे नसीब की खुशियाँ हमें मिलकर ही रहती हैं, उसे कोई चुरा नहीं सकता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी तरह बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हुए उस रेत के विशाल जादुई घर में रहते हैं। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके पिता भी मटके बनाया करते थे और वो भी, और अब उसके साथ उसका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो बाबा, मेरा मटका कितने अलग आकार का है। हाँ, अच्छा है, पर बेटा इसकी गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना होगा। अब वो तो है, ऐसे मटके ज्यादा ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन अब तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। बाबा, तो क्या सिर्फ वही मटके बिकते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही बिकते हैं, इसलिए हम हमेशा वैसे ही मटके बनाते हैं। पर मुझे याद है, जब आखिरी बार मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बहुत महंगे दाम पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी हमें अच्छे ही दाम मिलेंगे, देख लेना बाबा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? तेरे बाबा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत।
पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी है। नहीं माँ, मुझे शहर वहर नहीं जाना। और तो और मुझे मिट्टी से चीज बनाना बहुत पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे समझाना। तू मेरी बात मान या ना मान, वो तेरी मर्जी। अच्छा ये सब छोड़ो रुक्मणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से, उसका क्या हुआ? भैया तो राजी है हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस रविवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपने शादी की बात सुनकर योगेश भी बहुत खुश था। रविवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर सुरेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी रोज योगेश को शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाते रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यही खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं आ रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही महीनों में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई काम करे, पर वो है कि वो यही रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूँगी माँ जी। फिर एक दिन योगेश अकेला मटके बना रहा था। आभा उसके पास आ गई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाओगे। क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे। नहीं आभा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने तुम्हें बोला होगा, पर मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा। योगेश की बातें सुनकर आभा स्तब्ध रह गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हो गया? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यही रहना चाहिए। अब तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है। वो मन मारकर शहर नहीं जाना चाहते और यही सही भी है। 2 महीने गरीबी में रहेगी ना, तब समझेगी कि मैं क्यों शहर भेजने के पीछे लगी थी। माँ जी, आप बस चाहती है कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने पति के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, पर बाबा बोलते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा नहीं बिकते। बिकते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे। शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेलों में क्यों नहीं बेचते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को प्रोत्साहित कर दिया था। योगेश ने अलग अलग आकार के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर बिकेंगे। उम्मीद तो यही है। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग आकार के मटकों को मेले में काफी डिमांड थी। भैया, मुझे वो लंबी गार्डन वाला मटका चाहिए। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही दिन में योगेश के सारे मटके बिक गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने बाबा के हाथ में रख दिए। ये देखो बाबा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में बेचने का आइडिया आपकी बहू का था।
जुग जुग जियो बहू, और हमेशा अपने पति का साथ देना, वरना कुछ औरतें होती हैं जो पति को सिर्फ शहर भेजना चाहती हैं। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बहुत खुश थे। उस रात योगेश को एक नया आइडिया आया। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बिना बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की? ये आइडिया तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहा है? बाबा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जी, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बिना बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ के सब्जियां, फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, पर कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी की फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को मेले में ले गए। अरे भैया, वो क्या है? अलमारी जैसा। वो मिट्टी की फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे लंबे समय तक, वो भी बिना बिजली के। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। उस औरत ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक पत्रकार ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज बिक गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो भाग्यवान, आज तुम्हारे बेटी की कितनी कमाई हुई है। बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी का फ्रिज का आइडिया कमाल का है। लोगों ने हमें एडवांस दिया है मिट्टी की फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो तेरी वजह से है। तेरे प्रोत्साहन की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता, तो अब तक हमारे हालात बदल चुके होते। मम्मी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब सही होगा। सही नहीं, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर लाइन लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस परिवार के पास हर सुख सुविधा थी। और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की आइडिया की वजह से हुआ।